मनहरी के माँ बाप का नाम किसी को न मालूम था। जिस जमाने में वो प्रयागराज में आई, उसकी उम्र 8 साल की रही होगी। बड़ी मोहिनी सूरत पाई थी। नामुमकिन था कि कोई उसे देखे और रहम ना आए। दिन भर तो भीख मांगती रहती और रात को किसी धर्मशाला में जाकर सो रहती। वो यतीम थी। माँ बाप का प्यार कैसा होता है ये उसको मालूम नहीं। एक पैसा दो खुदा की राह में, ये कहकर बड़ी मिन्नत से राह चलने वालों से वो भीख मांगती। उसकी आवाज में अजीब तरह का दर्द भरा था। सुनने वाले बेताब हो जाते और उसे भीख दे देते। अगर कोई सख्त दिल फिरौन खसलत भीख ना देता तो मनहरी की आंखों में आंसू भर आते। आसमान की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरकर खामोश हो जाती। उसके साथ वाले भिखारी उससे बहुत जलते। दुनिया में कोई किसी को देखकर खुश नहीं रह सकता। अगर अमीर को देखकर अमीर जलता है तो फकीर भी फकीर से नफरत करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मनहरी सोती होती तो उसके पास जो कुछ 2-4 पैसे होते चोरी हो जाते और इस फलक की सताई हुई यतीम लड़की को फाका करना पड़ता। उसका मामूल था कि वो सुबह के वक्त तो खलीफा मंडी के पास अस्पताल के सामने भीख मांगा करती और शाम के वक्त घंटाघर की तरफ चली जाती। वो जब किसी सफेद पोश शरीफ सूरत को गाड़ी पर सवार अपनी तरफ आते देखती तो दौड़कर हाथ फैला देती। मगर नाम नमूद के शीदाई दौलत के गुलाम इस भिखारनी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखते थे। हुकाम की दावतों में खिताब के जलसों पर सरकार के चंदों में रुपया देना सवाब का काम समझते थे। लेकिन एक दुखिया भिखारिन को भीख देना दरकनार, उससे सीधे मुंह बात करना भी कसरे शान समझते थे। सुंदरलाल की उम्र 10 बरस की थी जब वो गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं जमात में दाखिल हुआ। उसके वालिद कश्मीरी पंडित थे और इलाहाबाद में बैरिस्ट्री करते थे। सुंदर उनका इकलौता बेटा था। सुंदरलाल बड़ा हंसमुख और खूबसूरत था। स्कूल के तमाम असातिज़ा उसकी जहानत और काबिलियत से बहुत खुश थे। बेजा खेल कूद से उसे नफरत थी। स्कूल आते जाते उसको मनहरी मिलती थी, मगर उसने लड़का समझकर कभी सुंदर के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया। रईसों के लड़के अमूमन खुद परस्त और बददिमाग होते हैं, लेकिन सुंदर बड़ा नेक और रहमदिल लड़का था। उसको मनहरी पर बहुत रहम मालूम होता और यही वजह थी कि वो अपने जेब खर्च से जो बैरिस्टर साहब देते मनहरी को भी हिस्सा देता। उसने कई मर्तबा मनहरी से उसके माँ बाप का हाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो कुछ जवाब ना दे सकी। स्कूल के लड़के जब सुंदर को मनहरी से बातें करते देखते तो मजाक उड़ाते, लेकिन शरीफुल नफ्स रहमदिल सुंदर को जो मजा इस गरीब भिखारनी से बातें करने में आता था, वो लुत्फ किसी की बातचीत से उसे हासिल ना होता था। जब मनहरी ने सुंदर को अपने ऊपर बहुत मेहरबान पाया तो उसे बहुत खुशी हासिल हुई। भीख देने वाला तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, मगर प्यार और मोहब्बत की बातें करने वाला, उसको तसल्ली देने वाला सुंदर के सिवा कोई न था। थोड़े ही दिनों में इस मेल जोल का ये असर हुआ कि सुंदरी के ख्याल में वो रात दिन मगन रहती। रफ्ता रफ्ता ये हाल हो गया कि वो भीख मांगने के लिए भी दर बदर ना मारी फिरती, बल्कि सिर्फ सुंदरी के आसरे पर रहती थी। उसमें एक तगीर भी जरूर हुआ। अब वो मैली कुचली धोती ना पहनती थी, बल्कि साफ और शफाफ सारी उसकी जेब तन रहती थी। उसका रोजाना का ये मामूल था कि जब सुंदर स्कूल में होता तो वो कंपनी बाग में जाकर रंग बरंग के फूलों का ताज बनाती और कभी हार गूंथती। बाग के माली उसकी भोली भाली सूरत पर रहम करते और उससे कोई पूछ कुछ ना होती। जब सुंदर स्कूल से वापस आता तो मनहरी उसे फूलों का हार या ताज पहना देती। सालाना इम्तिहान में सुंदर अव्वल नंबर में पास हुआ। वो दौड़ता हुआ मनहरी के पास पहुंचा और कहा, मनहरी मैं पास हो गया। मनहरी ने जोशे मुसरत में आकर कहा, तो अब मुझे मिठाई खिलाइए। कहने की देर थी, सुंदर ने मुस्कुराकर 1 रुपया उसकी गोद में डाल दिया और कहा, मेरे पास इस वक्त इससे ज्यादा नहीं है, अब घर जा रहा हूँ। जब बाबूजी सुनेंगे कि मैं पास हो गया हूँ तो वो मुझे बहुत इनाम देंगे, उसमें से मैं तुमको भी हिस्सा दूंगा। मनहरी ये तो बताओ तुम भीख क्यों मांगती हो? मनहरी ने शर्मा कर कहा,
भीख ना मांगू तो क्या करूं? सुंदर, नौकरी कर लो। मनहरी, मैं तो तैयार हूं, मगर मुझे नौकर कौन रखेगा? सुंदर, आज मैं माँ से जाकर कहूंगा, वो तुमको जरूर नौकर रख लेंगी। जब सुंदर घर पहुंचा तो बैरिस्टर साहब ने यह सुनकर कि उनका लड़का सुंदर पास हो गया, उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया। माँ ने बलाएं ली। सुंदर जो वादा मनहरी से कराया था उसे न भूला। अपनी माँ से उसकी नौकरी के लिए कहा। पहले तो उसकी माँ ने ये समझकर कि बच्चों की बातें हैं कुछ ख्याल न किया, मगर जब सुंदर ने जिद की तो कहा, अच्छा तो कल उस लड़की को यहाँ लाना, मैं देखकर कोई राय कायम करूंगी। सुंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ये कहता हुआ, माँ जी तुम उसे जरूर रख लेना, वो बड़ी अच्छी लड़की है। दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुंदर मनहरी को अपने घर बुला ले गया और उसकी माँ ने भोली भाली सुंदर गुजरिया को देखते ही नौकर रख लिया। सुंदर को कपड़े पहनाना, उसके जूते साफ करना और उसके साथ खेलना, उसके अलावा मनहरी का और कोई काम न था। अब मनहरी ने सुंदर से पढ़ना भी शुरू किया। किसी वक्त उसके हाथ से किताब जुदा ना होती थी। तालीम के लिए लॉ की खास जरूरत है। चंद ही दिनों में मनहरी हिंदी और अंग्रेजी की इब्तिदाई किताबें पढ़ गई। उससे उसकी तबीयत में और भी जुलानी पैदा हुई। अब जरूरत थी कि वो किसी स्कूल में दाखिल होकर अपनी काबिलियत का सबूत दे और तरक्की पाए, मगर ये बात जरा मुश्किल मालूम होती थी। उसके लिए क्या कम था कि वो सुंदर की मेहरबानी से भिखारिन से बराए नाम खादमा बन गई थी। वो स्कूल जाती तो उसकी अदम मौजूदगी में उसका काम कौन करता। और रोज जब सुंदर स्कूल गया हुआ था, मनहरी का बागीचा में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हसन के खामोश नगमों को गोशे दिल से सुन रही थी। बैरिस्टर साहब अपने एक दोस्त के हमरा उस तरफ से निकले और मनहरी की तरफ इशारा करके बहुत आहिस्ता से उन्होंने अपने दोस्त से कहा, ये वही भिखारनी है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। इनके दोस्त मनहरी को देखते हुए बोले, देखने से तो शरीफ खानदान की यादगार मालूम होती है। बैरिस्टर साहब ने उस पर कहा, शरीफ खानदान की होती तो भीख क्यों मांगती? ऐसा जलील पेशा शरीफों का काम नहीं है। ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता हुई थीं, लेकिन मनहरी ने सुन ही लिया। उसने सर उठाकर हसरत भरी निगाहों से बैरिस्टर साहब की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने शायद इस बात का ख्याल ना किया और आगे बढ़ गए। थोड़ी बहुत तालीम ने मनहरी के ख्यालात बुलंद कर दिए थे। खुदा जाने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू में कौन सी ऐसी बात थी जिससे उसका दिल तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रात के पर्दे में जिस तरह कमल सिमट कर गवंचा की सूरत अख्तियार कर लेता है, उसी तरह परेशानी और फिक्र तरदद की तारीकी में उसका दिल भी बंद हो गया। फिक्र से इंसान परेशान हो जाता है और परेशानी वलवलों की दुश्मन है। मनहरी ने सोचना शुरू किया, क्या वाकई मैं किसी शरीफ खानदान की यादगार हूँ? मैंने ये बात आज से पहले क्यों ना सोची? बैरिस्टर साहब कहते हैं, अगर मैं शरीफ होती तो भीख ना मांगती, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि मैं शरीफुल नस्ल हूँ, जिसका सबूत मुझे देना होगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि शरीफ जिल्लत की और गुलामी की जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं। अपनी इज्जत और शराफत के आगे वो किसी की कुछ हस्ती नहीं समझते हैं। वो अपने पैदा करने वाले के सिवा किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना मायूब समझते हैं। अपनी कोशिश और मेहनत पर उन्हें भरोसा होता है और वो इस दुनिया में अपने खानदान व कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इतना सोचकर वो उठी। उसके मन की नैया सोच और चिंता की सागर में बह निकली। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर उसके दिल में सुंदर का ख्याल आया, मेरे अच्छे सुंदर, तेरी जुदाई में मेरा बुरा हाल होगा। आह, जब तुझे मालूम होगा कि तेरी भिखारिन भाग गई तो तुझे बहुत सदमा होगा। वो इसी किस्म की बातें करती हुई सुंदर के कमरे में पहुंची और कांपते हुए हाथों से उस मजमून का खत लिखा, प्यारे सुंदर, मैं एक खास वजह से तुमसे जुदा हो रही हूँ। अगर परमात्मा को मंजूर हुआ तो फिर कभी मिलेंगे। आपकी दासी मनहरी। ये खत लिखकर मनहरी ने सुंदर की मेज पर रख दिया और दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर बंगले से बाहर हो गई। वो थोड़ी दूर जाकर राह चलने वालों से गर्ल्स स्कूल का पता पूछकर उसी तरफ चल दी। दिन के 2 बजे होंगे जब वो स्कूल की उस्तानी के पास पहुंचने में कामयाब हो गई।
और कुछ ऐसे दर्द भरे लफ्जों में अपना हाल बताया कि उस दानी का भी दिल भर आया। सदाकत और सच्चाई का जरूर असर होता है। मनहरी के काबिल रहम हालत और तालीम से उसकी मोहब्बत और लगाव देखकर उनके दिल पर असर हुआ। उन्होंने मनहरी को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाने लगी। उधर जब सुंदर स्कूल से वापस हुआ और उसने मनहरी का खत देखा तो रंज के मारे रोने लगा। थोड़ी देर में मनहरी के भागने की खबर बंगले में मशहूर हो गई। बैरिस्टर साहब ने बहुत तलाश कराया मगर मनहरी का कहीं सुराग न मिला। कुछ दिनों तक सुंदर का मामूल रहा कि वो शहर की गली कूचों में मनहरी को ढूंढता फिरता, लेकिन वो कहीं ना मिली। कभी कभी सुंदर को डाक से मनहरी का कोई खत मिल जाता था, लेकिन वो अपना पता ना लिखती, जिससे ना तो सुंदर जवाब ही दे सकता और ना मनहरी से मिल ही सकता था। ऊपर के लिखे हुए वाकयात को कई साल हो गए। इस अरसे में सुंदर स्कूल की तालीम खत्म करके विलायत चला गया और वहां से बैरिस्ट्री की आला डिग्री पास करके आला आबाद वापस आ गया। सुंदर के वालिद और उसकी ज़ईफा माँ की बड़ी तमन्ना ये थी कि सुंदर का जल्द ही ब्याह हो, मगर सुंदर के सामने जब कभी उसका जिक्र छड़ा तो उसने टाल दिया। अब वो खुद मुख्तार था, हर किस्म का ऐशो आराम मयसर था। एक ख्याल उसे अक्सर सताता। वो सोचा करता, मालूम नहीं मनहरी कहाँ है, किस हालत में है। अगर अब वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे खुशहाल कर दूं। एक दिन शाम की डाक में सुंदर को मनहरी का खत मिला। ये खत बहुत दिनों के बाद आया था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मेरे आका मेरे मोहसिन, बैरिस्टर साहब, परमात्मा आपको खुश रखे। मैं अब तक जिंदा हूँ, आपकी याद मेरे दिल में है। क्या आप भी मुझे कभी याद करते हैं? अब वो दिन दूर नहीं जब मैं आपका दर्शन करूं। मैं हूं आपकी भिखारनी। जख्म कहन हरे हो गए। एक एक करके बचपन के तमाम वाकयात सुंदर की आंखों के सामने आ गए। दिल में जज्बात लतीफ का एक दरिया मौजन हो गया। उसने खत को कई मर्तबा पढ़ा, तब भी सैरी ना हुई। लिफाफा पर अलाहाबादी की मोहर थी। सुंदर ने सोचा, मनहरी अलाहाबाद में है और मुझसे नहीं मिलती। आखिर क्या बात है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। क्या वो असमत फरोश हो गई? क्या हुस्न और जवानी ने उसे बुरी राह पर लगा दिया? वो जो मुझे अपना मुंह दिखाती शर्माती है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा ख्याल ना करना चाहिए। वो शरीफ खानदान की मालूम होती है। नामुमकिन है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी शराफत पर धब्बा आए। सुंदर ने खुफिया तौर पर मकामे आला आबाद को छान मारा, लेकिन मनहरी सुंदर को कहीं भी ना दिखाई दी। दिन गुजरते कुछ देर नहीं लगती। मनहरी को स्कूल में दाखिल हुए कई बरस हो चुके। किसी की मेहनत और कोशिश रायगा नहीं जाती। मनहरी की जहानत और काबिलियत ने उसे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बीए पास करने के बाद उसे सरकारी वजीफा मिला और वो विलायत जाकर डॉक्टरी पास कराई और अलाहाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगी। अब वो आलम शबाब में थी, बागे जवानी में बाहर आई हुई थी। बड़े बड़े खानदानी तालीम याफ्ता लोग मनहरी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मनहरी किसी की ख्वाहिशमंद न थी, और अगर रही भी होगी तो किसी को मालूम नहीं। उसका मामूल था कि वो सवेरे उठते ही गरीब और नादार मरीजों के घर पर जाकर उनको देखती और इलाज करती। वो गरीबों से कभी फीस ना लेती थी, दवा भी मुफ्त देती। गरीबों के सड़े गले जख्मों को खुद ही मरहम पट्टी करती। उसको बिल्कुल घिन न मालूम होती थी। अगर मजलूमों की आह से, दुखी की पुकार से, गरीबों की फरियाद से खुदा का गजब नाजिल होता है, तो बेकसों की मदद से, यतीमों और फकीरों की दुआ से दरिया रहमत भी जोश में आ जाता है। लेडी डॉक्टर मिस हरी मनहरी अब इसी नाम से मशहूर थी। गरीब मरीजों की दुआओं से माला माल हो गई। थोड़े ही अरसे में उसकी शोहरत हुई कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में मरीज अपना इलाज कराने अलाहाबाद आने लगे। आला नौकरी मिलने पर भी उसने नौकरी न की, क्योंकि उसे जो लुत्फ, जो इत्मीनान अपनी बेजबान शर्मीली बहनों, माओ, बच्चों और गरीब फकीरों की खिदमत और इलाज में मिलता था, वो नौकरी में क्या हासिल होता। मिस्टर सुंदरलाल बैरिस्टर की माँ की तबीयत कुछ नासाज हुई। मिस हरी लेडी डॉक्टर को बुला भेजा। शाम के 5 बजे मिस हरी अपनी मोटर पर मिस्टर सुंदर के बंगले पर पहुंची। मिस्टर सुंदर बरामदा में बैठे हुए मशहूर लेडी डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। मोटर को देखते ही वो उठ खड़े हुए, लेकिन वो उनसे मुखातिब ना हुई।
मोटर से उतरते ही सीधी जनाना मकान में चली गई। मिस्टर सुंदर को उस बेरुखी से रंज हुआ। उनको इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि बगैर बताए हुए वो जनाना मकान का रास्ता कैसे जान गई। अंदर जाकर मिस हरी ने मिस्टर सुंदर की माँ की नब्ज देखी। मामूली बुखार था। रुखसत होते वक्त जब हरी को फीस पेश की गई तो उसने ये कहकर लेने से इनकार किया, मैं इस घर की अदना खादमा हूँ, फीस नहीं ले सकती, मुझे तो आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सुंदर की माँ ने बहुत चाहा कि वो फीस ले ले, लेकिन उसने ना ली। जब वो बाहर निकली तो मिस्टर सुंदर उस वक्त बरामदा में टहल रहे थे। इस मर्तबा भी वो उनसे मुखातिब ना हुई, बल्कि उनको नीची नजरों से देखती हुई अपनी मोटर में बैठकर रुखसत हो गई। मिस्टर सुंदर ने सोचना शुरू किया, मिस हरी को रुपया का घमंड है। मैं तो सुनता था कि वो बड़ी मलनसार है, खुश मिजाज है, लेकिन आज के तजुर्बे से मालूम हुआ कि वो बहुत बददिमाग है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं इसे हरगिज न बुलाता। ना तो मुझसे कोई बात की और ना नुस्खा ही लिखा और चल दी। बंगले पर पहुंचकर मिस हरी ने मिस्टर सुंदर की माँ के लिए दवा और मिस्टर सुंदर के नाम एक खत भेजा। दवा को अंदर भेजकर मिस्टर सुंदर ने खत पढ़ा। लिखा था, मेरे अच्छे बैरिस्टर साहब, माँ जी के लिए दवा भेज रही हूँ। आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जी खुश हुआ। आज मैंने बहुत चाहा आपसे कोई बातचीत करूं, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। मैं हूं आपकी भिखारनी। मिस्टर सुंदर खुशी के मारे उछल पड़े। उन्हें यकीन ही ना था कि भिखारनी मनहरी अब मशहूर लेडी डॉक्टर है। मिस्टर सुंदर ने जब ये हाल अपनी माँ और बैरिस्टर साहब से कहा तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई, लेकिन मनहरी की इस अजीबो गरीब काबिल रश्क तरक्की से सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। सुंदर के वालिद ने दबी जबान से कहा, मनहरी शराफत की देवी है। उसने साबित कर दिया कि वो और उसका खानदान शरीफ है। रात भर खुशी के मारे मिस्टर सुंदर को नींद ना आई। वो सुबह उठते ही अपनी मोटर में बैठकर मिस हरी के बंगले पर पहुंचे। जमाना इनकलाब पजीर है। एक दिन वो था जब मिस्टर सुंदर के बंगले पर मनहरी भिखारनी बनकर गई थी, और आज मिस्टर सुंदर खुद मनहरी के आस्ताना इजनास पर भिखारी बनकर आए हैं। मनहरी ने बढ़कर बड़ी गर्म जोशी से मिस्टर सुंदर का इस्तकबाल किया। एक ने दूसरे को कुछ इस अंदाज से देखा कि लड़कपन की प्यार और मोहब्बत की बातें दोनों के दिलों में चुटकियां लेने लगी। दोनों के प्रेम सागर एक साथ अमंड कर मिलने को तैयार हुए। पहले कुछ देर तक तो खामोशी तारी रही, फिर सुंदर के लब हिले और उसने कहा, मनहरी। मनहरी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मनहरवा। इस वाक़े को एक हफ्ता ही ना हुआ था कि मिस्टर सुंदर ने मिस हरी के साथ शादी कर ली, और मनहरी मिस्टर सुंदरी के बंगले पर, जहां वो खादमा बनकर रही थी, आज अपनी जाती मेहनत, कोशिश और इस्तकलाल से मालिका बनी हुई बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रही है। दुनिया में कोई हर किसी को खुश नहीं रख सकता। जिन लोगों को मनहरी का हाल मालूम था, उन्होंने कहा, पंडित सुंदरलाल ने एक भिखारनी से जिसके माँ बाप का भी हाल मालूम न था, ब्याह करके अपने खानदान का नाम डुबो दिया। एक ऐसी औरत है जिसकी जात भी ना मालूम थी, शादी करके अपने धर्म का नाश कर दिया। लेकिन मिस्टर सुंदरलाल ने इन सब बातों पर कुछ ध्यान न दिया। उनकी निगाहों में हरी की जात सबसे आला थी। वो उसको सच्चाई और धर्म की देवी समझते थे। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान में जब कोई नई बात करता है तो उस पर लोग हंसते हैं। उनको पूरा यकीन था कि एक अरसे के बाद जो लोग उसकी बुराई करते हैं वही तारीफ करेंगे। उनका कहना सच हुआ। आज मनहरी और सुंदर की कौमी और मुल्की खिदमतों के वाकयात बड़ी दिलचस्पी से सुने जाते हैं और उन दोनों का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है।